आज जंतर मंतर पे कुछ युवा खड़े हैं, हाथ में एक मांग है, आरक्षण हटाओ। लेकिन मेरी नजर में ये कहानी शायद आज के जंतर मंतर से शुरू नहीं हुई, इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी। एक्चुअली आजादी के बाद भारत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि जिस समाज में कुछ समुदायों को सदियों तक शिक्षा, सम्मान और अवसर से दूर रखा गया, उनको बराबरी तक कैसे लाया जाए। इसी सोच के साथ संविधान ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा एसटी एससी के लिए विशेष प्रावधानों का रास्ता बनाया। मतलब आरक्षण की शुरुआत किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि ऐतिहासिक असमानता को कम करने के एक औजार के रूप में हुई थी। फिर आया 1979 का मंडल कमीशन। अब इसने क्या किया ये समझते हैं। इसने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन किया और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। जब 1990 के दशक में इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो देश भर में इसका जबरदस्त समर्थन भी किया गया और इसका विरोध भी जबरदस्त तरीके से किया गया, क्योंकि ये भारत की जनता है और दोनों तरफ कार्रवाई हुई। फिर 1992 में सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी फैसले ने 27% ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा और सामान्यतः 50% की सीमा का सिद्धांत सामने रखा गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 2019 में एक बड़ा बदलाव आया। संविधान के 103वें संशोधन के जरिए ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का रास्ता पहली बार खुला। यानी कि पहली बार आर्थिक कमजोरी को भी आरक्षण के संवैधानिक ढांचे में जगह मिली। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे व्यवस्था को बरकरार रखा। तो आज सवाल और दिलचस्प हो जाता है कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर होना भी किसी को विशेष सहायता देने का आधार हो सकता है, तो क्या भविष्य की व्यवस्था में आर्थिक स्थिति की भूमिका और बड़ी होनी चाहिए? और यही सवाल आज का युवा पूछ रहा है। और 21 और 22 अगस्त 2026 को यही सवाल जंतर मंतर तक भी पहुंचा। प्रदर्शनकारियों की मांग सिर्फ आरक्षण हटाओ तक सीमित नहीं है। वे जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा, आर्थिक आधार, क्रीमी लेयर, पूरी आरक्षण नीति पर व्यापक समीक्षा जैसे बातें उठा रहे हैं। थोड़ा गौर से समझिए। और मैं भी इस सवाल से जुड़ा हुआ हूं। मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, लेकिन आज मैं सिर्फ ब्राह्मण बनकर बात नहीं करना चाहता। मैं आज उस युवा की बात कर रहा हूं जो सुबह उठकर पढ़ता है, एग्जाम देता है, सालों तैयारी करता है और इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके मन में एक सवाल रहता है कि मेरी मेहनत और मेरी पहचान में से फैसला किसका होगा। लेकिन जहां मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि मुझे किसी गरीब बच्चे का हक नहीं छीनना है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो। अगर बच्चा गरीब है, उसके पास अच्छे स्कूल की सुविधा नहीं है, कोचिंग नहीं है, किताबें नहीं है, तो सरकार को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम मदद की व्यवस्था को और ज्यादा टारगेटेड नहीं बना सकते? क्योंकि देखिए, अभी कुछ समय पहले युवाओं ने एग्जाम सिस्टम को लेकर भी आवाज उठाई। नीट यूजी 2026 विवाद के बाद बड़े यूथ प्रोटेस्ट भी हुए और 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दिया। लेकिन यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूं कि उनका इस्तीफा आरक्षण के विरोधी आंदोलन की वजह से नहीं हुआ था। वो नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुए अलग यूथ प्रोटेस्ट के संदर्भ में हुआ था। लेकिन इससे एक बात जरूर समझ में आती है कि जब युवा अपनी बात को संगठित तरीके से रखता है ना, तो फिर सामने सत्ता में कोई भी सुनना ही पड़ता है। तो आज जंतर मंतर पर खड़ा युवा सिर्फ आरक्षण से नाराज है, मैं ऐसा
नहीं मानता। वो शायद एक बड़ा सवाल पूछ रहा है, क्या हमारी व्यवस्था 2026 के भारत के लिए भी उतनी ही सही है जितनी जिस समय में उस सुविधा को बनाई गई थी वो उस समय में थी? और अगर वो सही है तो सरकार आंकड़ों के साथ समझाए। अगर बदलाव चाहिए तो उसका रास्ता भी आंकड़ों और बातचीत से निकले, क्योंकि आरक्षण पर बहस ब्राह्मण बनाम दलित नहीं होना चाहिए, सवर्ण बनाम पिछड़ा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि बहस होनी चाहिए कि सामाजिक न्याय कैसे बचे, और साथ ही आज के जो हमारे युवा भाई हैं उनको अवसर का भरोसा कैसे है। मैं आरक्षण के खिलाफ सिर्फ इसलिए नहीं बोलना चाहता कि मैं जनरल कैटेगरी में पैदा हुआ, बल्कि मैं चाहता हूं कि मेरी बातें इसलिए सुनी जाए क्योंकि मेरे सवालों में दम है। तो जो आरक्षण के पक्ष में है उसकी बात भी सुनी जाए, और वो इसलिए सुनी जाए क्योंकि उसके पास भी इतिहास और तर्क है। क्योंकि लोकतंत्र में जीत ये नहीं है कि किसी एक जाति या किसी एक धर्म या किसी एक विशेष व्यक्ति की आवाज जीत जाए। जीत तब होगी जब हर गरीब बच्चे को उसकी गरीबी के कारण पीछे न रहना पड़े, और किसी बच्चे को उसके जन्म के कारण आगे या पीछे रहेगा वो ये तय ना कर दिया जाए। सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हम अगली पीढ़ी के लिए इससे बेहतर व्यवस्था बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो फिर आज से ही हमें वो बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप भी अपने राय कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोस रोज लेके आता हूँ। अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।